शहर आई देहाती बहू। हाल ही में रोहन की शादी निर्मला नाम की लड़की से हुई थी। निर्मला गांव की लड़की थी। रोहन के पिता और निर्मला के पिता दोनों बचपन के दोस्त थे। उन्होंने बचपन में ही एक दूसरे से वादा कर लिया था कि दोनों बच्चों के बड़े होते ही उनकी शादी करवा देंगे। इसलिए वादे के अनुसार रोहन के पिता निर्मला को अपनी बहू बनाकर घर ले आते हैं। निर्मला अपने साथ अपनी गाय भी लेकर आ जाती है और उसे घर के आंगन में बांध देती है। अरे ये क्या माँ, भाभी तो गाय भी लेकर आई है हमारे घर में। अभी घर में गाय बंधी देखकर आस पड़ोस के लोग तो हमारा मजाक उड़ाएंगे ना। हाँ बेटा, तू ठीक कहती है, लेकिन क्या करूं मैं, तू तो जानती है तेरे पिता किसी की नहीं सुनते हैं। अरे ये क्या निर्मला, तुम अपने साथ गाय क्यों लेकर आई हो? आपके शहर में पैकेट वाला मिलावटी दूध मिलता है ना, लेकिन मुझे तो रोज ताजा दूध पीने की आदत है। गाय लाकर मैंने ना बहुत अच्छा किया है। अब हम सब रोज ना गाय का ताजा ताजा दूध पियेंगे। अरे ये सब तो ठीक है, लेकिन तुम ध्यान रखना कि तुम्हारी गाय की वजह से आस पड़ोस के लोगों को कोई तकलीफ ना हो। हाँ हाँ, मैं सब देख लूंगी, आप चिंता ना करें। कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन, चल बहू, आज हमें बाजार से सब्जी खरीदने जाना है। उसके बाद सुनीता निर्मला को बाजार में ले जाती है। सब्जी के महंगे दाम देखकर निर्मला के तो होश उड़ जाते हैं। ये क्या माँ जी, 1000 रुपए की सब्जी, ये तो बहुत ही ज्यादा है। अब क्या करे बहू, शहर का तो यही हाल है। ना ना ना, मैं इस तरह पैसों की बर्बादी बर्दाश्त नहीं कर सकती। अब से ना हम इस बाजार से सब्जी नहीं खरीदेंगे। फिर अगले दिन निर्मला घर के आंगन की मिट्टी खोदकर वहाँ तरह तरह की सब्जियां लगा देती है। अरे काव्या, तेरी भाभी तो बहुत अजीब है, उसने तेरे पूरे आंगन को खेत बनाकर रख दिया। मेरी समझ में नहीं आता तुम लोग इस लड़की को कहाँ से पकड़ कर लाए हो। अरे सब मेरे पिताजी का किया धरा है। सालों पहले अपने दोस्त से किए वादे के चलते उन्होंने उस गवार को हमारे गले बांध दिया। अरे तेरी भाभी सच में एक नंबर की गंवार है। उसे तो ढंग के कपड़े पहनने तक नहीं आते, ऊपर से उसने तेरे घर को गांव का तबेला बनाकर रख दिया है। उन औरतों की बातें सुनकर काव्या को बहुत बुरा लगता है। फिर वो अपने भाई रोहन से इस बात की शिकायत करने लगती है। रोहन निर्मला को समझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन निर्मला के आगे उसकी एक नहीं चलती। फिर एक दिन रोहन निर्मला को एक शादी में ले जाता है। सभी मेहमान खाना खाने में व्यस्त थे। उधर रोहन भी अपने दोस्तों से गप्पे लड़ाने लगता है। तभी निर्मला तंदूरी चिकन के स्टॉल से ढेर सारे लेग पीस उठाकर अपने पर्स में डालना शुरू कर देती है। घर जाने के बाद इसे फ्रिज में रख दूंगी और कल सुबह मैं चीज सिखाऊंगी। फिर खाना खाने के बाद दोनों पति पत्नी वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन तभी दुल्हन का भाई उन्हें रोक लेता है। अरे ये सब क्या है? मैंने यहाँ खाना खाने के लिए सबको बुलाया था, खाना चोरी करने के लिए नहीं। तुमने पर्स में जो चिकन के लेग पीस छुपा रखे ना, चलो बाहर निकालो उन्हें। दुल्हन का भाई फौरन निर्मला से पर्स छीनकर सारे लेग पीस बाहर निकाल लेता है। मैंने इतना खर्चा करके खाने पीने का इंतजाम किया है और तुम हो कि यहाँ से खाना चोरी करके ले जा रही हो? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। वहाँ मौजूद सभी लोग निर्मला को भला बुरा कहने लगते हैं। अपनी बेइज्जती होते देख रोहन दुल्हन के भाई से माफी मांगकर निर्मला को घर ले आता है। निर्मला, आज तुमने सबके सामने मेरी नाक कटवा दी। आखिर तुम्हें चिकन के पीस चुराने की जरूरत क्या थी? मुझे माफ कर दीजिए रोहन जी। दरअसल ना, हमारे गांव में जब भी शादी होती थी तब मैं और मेरी सहेलियां इसी तरह शादी से ढेर सारा खाना लेकर आते थे। मुझे नहीं पता था कि मेरी इस गलती से आपकी इतनी बेइज्जती हो जाएगी। मुझे माफ कर दीजिए, आज के बाद ऐसी गलती कभी ना करेंगे। इतना कहकर निर्मला रोने लगती है। निर्मला को रोते देख रोहन का दिल पिघल जाता है और वो उसे माफ करके गले लगा लेता है। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन रोहन उदास होकर घर लौटता है। रोहन के कपड़े बुरी तरह फटे हुए थे। अरे बेटा, ये सब क्या है? किसी के साथ मारा पीटी हो गई है क्या? नहीं माँ, आज हमारी जिंदगी का सबसे बुरा दिन है। म्युनिसिपालिटी वालों ने हमारी दुकान तोड़ दी। आज से हमारी आमदनी पूरी तरह बंद हो गई। हे भगवान, हमने तो किस्त पर ढेर सारा सामान ले रखा है। अब हम सारे सामान की किस्त कैसे चुकाएंगे? मेरी तो सोचने समझने की शक्ति ही खत्म हो गई। पता नहीं आगे हमें और कितनी मुसीबत झेलनी पड़ेगी। आप सबको ना चिंता करने की जरूरत ना है, मैं सब ठीक कर दूंगी।
तो कहना क्या चाहती है बहू? हम ना बोल कर नहीं बल्कि करके दिखाएंगे। हाँ। उसके बाद निर्मला अपने पिता को फोन करके गांव से 5 गाय मंगवा लेती है और फिर अगले दिन निर्मला सभी गायों का दूध निकालकर बड़े बर्तन में भर लेती है। तुम ये सब क्या कर रही हो निर्मला? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। हम ना इन गायों का दूध बेचने जा रहे हैं। उसके बाद हमारे पैसों की समस्या खत्म हो जाएगी। हे भगवान, बस यही दिन देखना बाकी रह गया था। भाभी दूध वाली बनकर दूध बेचेंगी तो मोहल्ले में इज्जत क्या रहेगी हमारी? सभी लोग हमें तरह तरह की ताने मारेंगे। आप ना ऐसी बेकार की बातें ना करो काव्या जी। जब जेब का पैसा और पेट की रोटी छिन जाती है तो इंसान पहले अपने और अपने परिवार के बारे में सोचता है। और वैसे भी जिस काम से हमारा घर चले उसकी कभी ना बुराई नहीं करनी चाहिए। फिर निर्मला दूध के 2 बड़े बर्तन साइकिल के दोनों तरफ लटकाकर मोहल्ले में घूमने लगती है। दूध ले लो, दूध, गाय का ताजा ताजा दूध ले लो, बिना मिलावट का शुद्ध दूध ले लो। चलो चलो आओ भाई, जल्दी ले लो। तभी निर्मला के पास कुछ औरतें आती हैं। अरे तुम तो सुनीता की बहू हो ना? तुम इस तरह सड़क पर दूध क्यों बेच रही हो? निर्मला उन दोनों औरतों को अपने घर के हालातों के बारे में सब बता देती है। देखिए, मैंने ना अभी अभी गाय का ताजा दूध निकाला है। आप सब तो रोज पैकेट का दूध पीती हो, आज गाय का ताजा दूध पी कर देखिए, इसकी ना बात ही कुछ और है। हाँ बहू, मुझे तुम्हारी बात समझ में आ गई। लाओ, मुझे 2 लीटर दूध दे दो। उस औरत की देखा देखी बाकी औरतें भी निर्मला से दूध खरीदना शुरू कर देती है। थोड़ी ही देर में निर्मला सारा दूध बेचकर ढेर सारे पैसे इकट्ठे कर लेती है। उसके बाद निर्मला घर जाकर सारे पैसे अपनी सास को पकड़ा देती है। अरे बहू, इतने सारे पैसे! सच में तेरा आइडिया तो काम कर गया। अरे माँ जी, आप तो बस देखती जाइए, कुछ ही दिनों में मैं अपने घर की सारी समस्या खत्म कर दूंगी। हाँ। फिर अगले दिन से निर्मला गायों के गोबर से ढेर सारे उपले तैयार करके बेचना शुरू कर देती है। निर्मला को पैसे कमाते देख रोहन के अंदर भी हिम्मत आ जाती है और वो भी दूध बेचने का फैसला करता है। निर्मला के कहने पर उसके पिताजी कुछ और गायों का बंदोबस्त कर देते हैं। इस तरह दोनों पति पत्नी मिलकर दूध बेचना शुरू कर देते हैं। कुछ ही महीनों में उनका दूध का व्यापार खूब फल फूल जाता है। इसके चलते रोहन एक बड़ी दूध की डेयरी भी खोल लेता है। पिताजी, जब आपने निर्मला से मेरी शादी करवाई थी तब मैं मन ही मन आपको कोसा करता था, लेकिन आज मेरी समझ में आया कि आपका फैसला बिल्कुल सही था। आज अगर निर्मला ना होती तो पता नहीं हमारा क्या हाल होता। हाँ बेटा, तू ठीक कहता है। हमारी बहू ने तो हमें उजड़ने से बचा लिया। भगवान ऐसी बहू सबको दे। इस तरह निर्मला की समझदारी के चलते सब कुछ ठीक हो जाता है और वो सभी हंसी खुशी अपना जीवन जीने लगते हैं। शहर की डायन श्वेता नाम की एक लड़की थी। उसकी उम्र थी 22 साल और कंजोर नाम के शहर में जॉब करती थी। शहर में किराए के मकान में अकेली ही रहती थी। उसके घर वाले गांव में रहा करते थे। श्वेता का रोज शहर के हाईवे वाले रोड से जॉब से घर का आना जाना रहता था। एक रात को श्वेता जॉब से देरी से आती है। रात को जब वो हाईवे वाले रोड से आ रही होती है, सुमसाम सड़क पर चलते हुए वो देखती है कि कुछ लड़के शराब पीकर गाड़ी चला रहे हैं। वो लड़के बिल्कुल नशे में होते हैं, जिसकी वजह से वो गाड़ी टेढ़ी मेढ़ी चला रहे होते हैं। हे भगवान, कितने गंदे लड़के हैं! शराब के नशे में धूत होकर गाड़ी चला रहे हैं और कितनी बुरी तरीके से गाड़ी चला रहे हैं। अगर एक्सीडेंट हो गया तो इन्हें चोट आ सकती है। फिर श्वेता देखती है कि वो लड़के नशे में गाड़ी उसी की तरफ घुमा रहे हैं। गाड़ी श्वेता की तरफ ही आ रही थी। लड़के इतने होश में नहीं थे कि वो ये देख पाते कि कोई गाड़ी के सामने है। उनका अब गाड़ी पर कंट्रोल नहीं रहता और गाड़ी श्वेता को टक्कर मार देती है। श्वेता का एक्सीडेंट हो जाता है। गाड़ी सड़क के कोने में जाकर ठुक जाती है, जिसकी वजह से उन लड़कों को भी बहुत चोट आती है। श्वेता की एक्सीडेंट में ही मौत हो जाती है। सुबह जब उस हाईवे पर पुलिस घूम रही होती है तो वो देखती है कि एक गाड़ी सड़क के कोने में ठुकी हुई है। ये देखकर पुलिस वाले आपस में बात करने लगते हैं। लगता है कि गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है। अंदर ये 3-4 लड़के भी बैठे हैं और गाड़ी में कुछ शराब की बोतलें भी मिली हैं। लगता है कि एक्सीडेंट शराब के नशे में धुत होने की वजह से हुआ है। हाँ,
लगता तो ऐसा ही है। इस मामले की पूरी तरह से तहकीकात करेंगे। देखते हैं कि इस सड़क पर और क्या क्या सुराग मिलते हैं। वो दोनों पुलिस वाले उस सड़क पर थोड़ा और आगे जाते हैं तो उन्हें सड़क पर श्वेता की लाश पड़ी हुई मिलती है। उसका शरीर खून से पूरा लिपटा पड़ा था। ये देखो, ये लड़की की लाश। लगता है कि इसका उसी गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ है। हाँ, मुझे भी यही लगता है। पर ये लड़की है कौन, कहाँ रहती है, नाम क्या है इसका? ये देखो, वहां सड़क के कोने में वो बैग शायद इसी लड़की की लगती है। फिर दोनों पुलिस वाले उस बैग से उस लड़की के बारे में कुछ ढूंढने लगते हैं। उनको श्वेता का आई कार्ड मिलता है जिससे उसका नाम और घर का पता मिलता है। अच्छा, तो इस लड़की का नाम श्वेता है। फिर पुलिस वालों ने श्वेता का घर का पता नोट कर लिया। अब हमें श्वेता की मौत की खबर इनके घर वालों को देनी पड़ेगी। जब पुलिस वाले श्वेता के घर पहुंचते हैं तो मकान मालिक उनसे कहता है कि श्वेता का घर वाला कोई रहता ही नहीं है। उसके घर वाले तो गांव में रहते हैं। वो यहाँ अकेली रहती थी, जॉब करती थी, जॉब से सीधा घर आती थी। ये सुनकर कि श्वेता के घर वाले वहाँ नहीं रहते, पुलिस वाले इस मामले पर ज्यादा गौर नहीं करते। उसी रात को जहाँ श्वेता की मौत हुई थी वहाँ एक डायन बैठी हुई थी। वो श्वेता की आत्मा थी जो एक्सीडेंट होने के बाद शरीर से निकलकर डायन बन गई। मेरी मौत उन लड़कों की वजह से हुई क्योंकि उन्होंने शराब पी रखी थी। मुझे रात को इस शहर में जो भी मिलेगा मैं उसे मार दूंगी। इतना कहकर डायन रात को पूरे शहर का चक्कर लगाने लगती है। डायन अब रोज रात को आया करती और उसे जो भी शहर में रात को शराब पीता हुआ मिलता उसे मार देती। चूंकि वो शहर था इसलिए वहाँ ज्यादा लोग शराब पिया करते थे और उन्हें डायन मार दिया करती थी। पुलिस के पास इस हादसे की कंप्लेंट ज्यादा आने लगी तो पुलिस भी चिंता में पड़ गई कि आखिर यह कत्ल कौन कर रहा है। पुलिस को ये तो समझ में आ रहा था कि कत्ल सिर्फ उसी का हो रहा है जो शराब पीता है। पूरे शहर में ये बात फैल गई, लोगों ने शराब पीना बंद कर दिया। पर एक ऐसा इंसान भी था जिसका इस बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं था। उसे इस बात का कोई डर नहीं था और वो था श्वेता के घर का मकान मालिक। एक बार श्वेता के घर का मकान मालिक रात को अपने घर के बाहर बैठकर शराब पी रहा था। अरे भाई वाह, आज तो मैं जमकर शराब पीऊंगा, मजा आ जाएगा। आज तो बीवी भी घर पे नहीं है। मकान मालिक शराब की बोतल खोल ही लेता है कि तभी पीछे से कुछ आवाज आती है। ऐसे लगता है जैसे पीछे कोई खड़ा हो। मकान मालिक जब पीछे मुड़कर देखता है तो वो बहुत डर जाता है। वो देखता है कि एक डरावनी डायन उसके पीछे खड़ी हुई है। डायन ने मकान मालिक के कंधे पर हाथ रखा। मकान मालिक ये देखकर बहुत डर गया। इससे पहले कि वो चिल्लाता, डायन ने उसके सर पर शराब की बोतल दे मारी और मकान मालिक मर गया। फिर डायन वहां से चली गई। सुबह पुलिस ने जब मकान मालिक की लाश देखी तो वो भी डर गए। अब ज्यादा पुलिस वाले वहां पर तैनात हो गए थे। अब तो कोई ना कोई उपाय निकालना ही पड़ेगा। अगर ऐसे ही शहर के लोग मरते रहे तो शहर की आबादी खत्म हो जाएगी। हाँ, उपाय तो बहुत जल्दी निकालना पड़ेगा। ऐसे हादसे शहर में बढ़ते ही जा रहे हैं। हम एक काम करते हैं, रात को शहर में एक तांत्रिक बुला लेते हैं, फिर देखते हैं कि आखिर ये मांजरा है क्या। वो दोनों पुलिस वाले ऐसा ही करते हैं। एक रात को शहर के सबसे बड़े तांत्रिक को बुलाकर उसे सारी बात बताते हैं और एक गली में उन्हें बिठाकर उनके सामने नकली शराब की बोतल रख देते हैं ताकि मारने वाले को लगे कि वो आदमी शराब पी रहा है और अगर वो उस पर हमला करे तो इन लोगों को पता चल जाएगा कि आखिर शहर में कत्ल कौन कर रहा है। तांत्रिक वहीं गली में बैठकर अपना तंत्र मंत्र का सामान अपने झोले में रखकर तैयार रहता है और अपने सामने शराब की बोतल रख देता है। वो डायन वहीं शहर की गलियों में घूम रही होती है। तभी उसकी नजर उस तांत्रिक पर पड़ती है। अरे वाह, मिल गया मुझे अपना शिकार। अब मैं इसे नहीं छोड़ूंगी, मैं इसे मार दूंगी। जो भी शहर में शराब पिएगा मैं उन सबको मार दूंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी। इतना कहकर डायन उस तांत्रिक को मारने उसके पास चली जाती है। डायन धीरे से उस तांत्रिक के पीछे आती है। तांत्रिक को डायन के आने की आहट सुनाई पड़ जाती है। जैसे ही डायन उसके कंधे पर हाथ रखने वाली होती है, तांत्रिक अपने झोले में से पवित्र जल निकालकर उसके ऊपर फेंक देता है।
पवित्र जल पड़ते ही डायन को जलन होने लगती है और वो बहुत जोर जोर से दर्द में चिल्ला उठती है। तांत्रिक मौका देखकर जादू टोने वाली रस्सी से उस डायन को बांध लेता है और अपने सामने बिठा देता है। बता डायन, तू यहाँ क्यों आई है? क्यों शहर की गलियों में घूमती रहती है? क्यों लोगों को मारती है? बता, बता वरना मैं तुझे भस्म कर दूंगा। बताती हूँ। मैं मरने से पहले श्वेता नाम की लड़की थी। मैं जॉब से घर हाईवे के रास्ते से आती थी। एक रात को कुछ लड़के शराब पीकर गाड़ी चला रहे थे तो उन्होंने नशे में गाड़ी से मुझे टक्कर मार दी, जिसकी वजह से मेरी मौत हो गई। मरने के बाद मैं डायन बन गई। अब मुझे शराब पीने वालों से सख्त नफरत है, इसलिए मैं रात को इन शहर की गलियों में घूमती रहती हूँ ताकि जो कोई आदमी मुझे शराब पीता हुआ मिले मैं उसे मार दूं, ताकि वो कभी शराब के नशे में किसी और का नुकसान न कर पाए। देखो, मैं तुम्हारी तकलीफ समझ सकता हूँ। तुम इस शहर में जो बदलाव लाना चाहती हो वो अच्छी बात है, पर तुम इसे गलत तरीके से बढ़ा रही हो। मैं इस बदलाव को लाने में तुम्हारी मदद करूंगा, पर तुम्हें मुझे वादा करना होगा कि तुम इस शहर में कभी वापस नहीं आओगी। तुम ये शहर हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के चली जाओगी। वादा करो। ये सुनकर वो डायन खुश हो जाती है और उस शहर से गायब हो जाती है। सुबह होते ही तांत्रिक पुलिस वालों को डायन की सारी बात बता देता है। पुलिस वाले भी इस समस्या को समझते हैं और सरकार से इस बात की अपील करते हैं। फिर सरकार पूरे देश में शराब को बैन कर देती है, जिसकी वजह से कोई भी शराब नहीं पीता और शहर में एक्सीडेंट के हादसे भी कम होने लगते हैं। अरे माँ जी, जल्दी चलिए, देखिए आपके घर के बाहर एम्बुलेंस आई है। गायत्री भागती हुई दरवाजे पर आती है। तभी उसकी बहू चांदनी को एम्बुलेंस से बाहर लाया जाता है। हे भगवान, ये मेरी बहू को क्या हो गया? एक्सीडेंट हो गया माँ जी। अरे लेकिन ये कैसा एक्सीडेंट है? चोट तो कहीं नजर नहीं आ रही। अरे माँ जी, दिमाग में अंदरूनी चोट लगी है और ये अपनी याददाश्त खो बैठी है। हैं? मेरी बहू याददाश्त खो बैठी है, अब क्या होगा? अब फिक्र मत करिए, बस इनका अच्छे तरीके से ख्याल रखिए। मैंने दवाइयाँ दे दी हैं, अब मैं चलता हूँ। अगले दिन अब तेरी तबीयत कैसी है बहू? बहू? किसकी बहू? हम भैरवगढ़ के ठाकुर विक्रम सिंह की बेटी रूपवती हैं। हम एक राजकुमारी हैं और तुम हमारी दासी हो बुढ़िया। अरे बेटा विशाल, बहू कैसी बहकी बातें कर रही है। अरे कुछ मत पूछो माँ, रात को मुझसे अपने पैर दबा रही थी। सर पर चोट लगने की वजह से इसका दिमाग पूरी तरह खराब हो गया है और ये अपने आप को राजकुमारी समझ रही है। तभी वहाँ चांदनी आ जाती है। तुम दोनों यहाँ क्या खुसुर फुसुर कर रहे हो? कहीं तुम दोनों मिलकर हमारे खिलाफ कोई षड्यंत्र तो नहीं रच रहे हो? हम तुम्हारा सर तलवार से उड़वा देंगे, समझे? अरे नहीं नहीं राजकुमारी जी, हम तो आपके सेवक हैं। भला हमारी इतनी हिम्मत। कहिए, आपने यहाँ हॉल में आने का कष्ट कैसे किया? हमें बहुत भूख लगी है। ए दासी, जल्दी से हमारे लिए भोजन का प्रबंध करो। आज हम शाही कबाब खाएंगे। विशाल अपनी माँ को चांदनी की बात मानने के लिए इशारा करता है। ठीक है राजकुमारी जी, मैं अभी आपके लिए भोजन लेकर आती हूँ। इस तरह विशाल और उसकी माँ ना चाहते हुए भी चांदनी की जी हजूरी में लगे रहते हैं। लाओ माँ, जल्दी से मेरा टिफिन दो, मुझे देर हो रही है। अरे ठहर जा, जरा दम तो लेने दे मुझे। सारे घर का काम मुझे अकेली को करना पड़ता है। तेरी बीवी तो राजकुमारी बनी बैठी है, सारा दिन हुक्म चलाती रहती है। अरे माँ, मेरा भी तो यही हाल है। फिलहाल तुम मेरा टिफिन दे दो, मैं चला। रुको, कहाँ जा रहे हो? अरे मर गया रे, ये कहाँ से आ धमकी? आज हमारा जुहू चौपाटी घूमने का मूड है
और हमें अपने लिए नई साड़ियाँ भी खरीदनी है। चलो जल्दी से अपना वाहन निकालो और हमें ले चलो। अरे अब तो मैं गया काम से। अगर आज मैं वक्त पे ऑफिस नहीं पहुंचा तो मेरा बॉस मुझे नौकरी से निकाल देगा। मरता क्या न करता। आखिरकार विशाल चांदनी को घुमाने ले जाता है और चांदनी अपने लिए ढेर सारी शॉपिंग भी करती है। ए दासी, टीवी पर कपिल शर्मा के आने का समय हो गया है, जल्दी से टीवी शुरू करो। अरे वाह, कपिल शर्मा तुझे याद है, बाकी कुछ याद नहीं। बहू तू तो बड़ी चालू लगती है, अपने फायदे की हर चीज तुझे याद रहती है। मैं तो तेरी इस अजीब बीमारी से परेशान हो गई हूँ। अगले दिन अरे डॉक्टर साहब, आप इतने दिन से मेरी बहू का इलाज कर रहे हैं, लेकिन उसकी बीमारी तो सुधरने के बजाय और बढ़ती जा रही है। अरे माँ जी, ये दिमागी बीमारी है। बेचारी की याददाश्त चली गई है, वापस आने में थोड़ा वक्त तो लगेगा ही ना। गायत्री डॉक्टर से बात कर ही रही होती है कि तभी उसकी पुरानी सहेली शीला वहां आ जाती है। शीला को देख अचानक डॉक्टर घबरा जाते हैं। अच्छा माँ जी, मुझे एक मरीज को अर्जेंट देखने जाना है, मैं चलता हूँ। ये कौन था? अरे अब क्या बताऊं शीला, एक एक्सीडेंट में मेरी बहू की याददाश्त चली गई है। ये डॉक्टर उसका इलाज कर रहा है। ये डॉक्टर कब से बन गया? अरे ये तो चमन पान वाले का लड़का है, सारा दिन नौटंकी करता रहता है। अच्छा तो ये बात है, अब मैं समझी। मेरी बहू और ये पान वाले का लड़का दोनों मिलकर मुझे बेवकूफ बना रहे थे। चल तू मेरे साथ। गायत्री शीला को एक बड़ा सा डंडा हाथ में देकर अपनी बहू चांदनी के कमरे में ले जाती है। बहू, ये मेरी सहेली है, एक डॉक्टर है। इसने तेरे जैसे न जाने कितनों का इलाज 2 मिनट में कर दिया है। इसका कहना है कि सर पर जहाँ चोट लगी हो, अगर उसी जगह दोबारा किसी बड़े डंडे से जोर से मारा जाए तो मरीज की याददाश्त वापस आ जाती है। देख, हम डंडा भी लाए हैं। अपनी सास की बातें सुनकर और हाथ में बड़ा डंडा देख चांदनी घबरा जाती है। अरे बाप रे, मैं तो फंस गई। इस डंडे की एक बार की वार से ही मैं तो चारों खाने चित हो जाऊंगी। अब क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं? लेकिन गायत्री, डंडा सर पर ठीक उसी जगह लगना चाहिए जहाँ चोट लगी है। अरे तू चिंता मत कर, 2-4 बार मारूंगी तो एक बार तो सही जगह लग ही जाएगा ना। चल बहू, तैयार हो जा। अरे नहीं नहीं माँ जी, मुझे मत मारिए। दरअसल घर के काम करने से बचने के लिए मैंने ये सब नाटक किया था। मुझे माफ कर दीजिए, मैं कान पकड़ती हूँ, दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी। क्यों दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। राजेश अपनी भाभी नीलम का लाडला था। नीलम भी राजेश को अपने बेटी की तरह प्यार करती थी। राजेश, लखनऊ वाले मामा जी ने तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता बताया है। लड़की बहुत अच्छी है, अब तुम शादी कर लो। अरे नहीं भाभी, शादी तो बर्बादी है। भला तुम्हारे हाथों के खाने में जो स्वाद है वो किसी और के हाथों में कहाँ। मुझे अभी शादी नहीं करनी भाभी। राजेश की ना नुकुर करने के बावजूद घर वाले उसकी शादी करवा देते हैं, लेकिन फिर भी राजेश अपनी भाभी का पल्लू नहीं छोड़ता। वो अपनी पत्नी को बिल्कुल तवज्जो नहीं देता था। उसके लिए उसकी पत्नी सुधा का होना ना होना बराबर था। अरे राजेश, तुम अकेले बाहर जा रहे हो, सुधा को भी लेते जाओ। अरे क्या भाभी, हफ्ते में 1 दिन तो छुट्टी मिलती है और आप वो भी खराब करना चाहती हैं। सुधा बाहर जाके क्या करेगी, वो घर में ही ठीक है। वैसे मुझे देर हो रही है भाभी, चलता हूँ मैं। राजेश की इस बेरुखी से सुधा हमेशा उदास रहती थी। फिर एक दिन नीलम
इस विषय को लेकर अपने पति से चर्चा करती है। सुनिए जी, राजेश को कब अकल आएगी? वो तो सुधा की बिल्कुल कदर ही नहीं करता। अब आप ही बताइए ऐसे कैसे चलेगा? तुम ठीक कहती हो, राजेश को सही रास्ते पर लाना ही पड़ेगा। चलो मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। फिर 2 दिन के बाद नीलम बाजार से खरीदारी करके घर लौटती है। ये लीजिए माँ जी, मैं आपके लिए नई साड़ी लेकर आई हूँ। बबलू, ये तुम्हारे लिए। नीलम सबके लिए कुछ न कुछ लेकर आती है। भाभी, आप मेरे लिए कुछ नहीं लेकर आई क्या? अरे राजेश, तुम क्या समझते हो, मैंने कोई बैंक खोल रखा है या फिर घर के आंगन में पैसों का पेड़ लगा रखा है? तुम हर बात के लिए मुझसे उम्मीद क्यों रखते हो? अब बड़े हो गए हो, अच्छा कमाते हो। क्या भाभी, मैं तो बस। अरे बस भी करो, तुम्हारी ये बच्चे जैसी ना समझ बातें सुनने के लिए मेरे पास बिल्कुल वक्त नहीं है। नीलम राजेश को झिड़क कर वहाँ से चली जाती है। राजेश अचानक अपनी भाभी का ये रूप देख असमंजस में पड़ जाता है। फिर एक दिन नीलम रसोई घर में खाना बना रही होती है कि तभी राजेश वहाँ आता है। भाभी, आज मैंने अपने बॉस से वादा किया है कि उनके लिए आपके हाथों का बना गाजर का हलवा लेकर आऊंगा। आपके हाथ से बने गाजर के हलवे में तो जादू है, जादू। मेरे बॉस तारीफ करते नहीं थकते। प्लीज अब जल्दी से बना दीजिए ना भाभी। नीलम राजेश के ऊपर भड़क जाती है। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? आखिर तुम मुझे समझते क्या हो? इस घर की नौकरानी? जब देखो तब फरमाइश करते रहते हो, भाभी ये बना दो, भाभी वो बना दो। अरे तुम्हारी पत्नी सुधा भी तो इस घर में रहती है, तुम उससे कुछ क्यों नहीं कहते? भाभी, आप इस तरह की बातें क्यों कर रही हैं? अरे बस भी करो राजेश, मेरा दिमाग और मत खराब करो, जाओ यहाँ से। अपनी भाभी का इस तरह बेरुखी भरा बर्ताव देख राजेश को बड़ा बुरा लगता है और वो उदास होकर अपने कमरे में बैठ जाता है। तभी उसकी पत्नी सुधा वहाँ आती है। क्या हुआ जी, आप इस तरह उदास क्यों बैठे हैं? राजेश अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। राजेश की बात सुनकर सुधा मुस्कुरा के कहती है, बस इतनी सी बात? चलिए जी, मैं आपके बॉस के लिए गाजर का हलवा बना देती हूँ। अरे छोड़ो, तुमसे नहीं हो पाएगा, रहने दो। आप तो बस देखते जाइए जी, अभी आती हूँ मैं। थोड़ी देर के बाद सुधा हलवा बना के राजेश को देती है। फिर राजेश अपने ऑफिस चला जाता है। शाम को जब राजेश घर आता है तो खुशी के मारे अपनी पत्नी सुधा को गले लगा लेता है। अरे वाह सुधा, तुमने तो कमाल कर दिया। सच में क्या स्वादिष्ट हलवा था। मेरे बॉस बहुत तारीफ कर रहे थे और इस हफ्ते घर आ रहे हैं तुम्हारे हाथों का खाना खाने। और इतना ही नहीं, उन्होंने मेरा प्रमोशन भी कर दिया है। सच? हाँ, मुझे माफ कर दो सुधा, आज तक मैं तुमसे गैरों की तरफ पेश आता रहा। अरे ये कैसी बातें कर रहे हैं जी, मैं तो आपकी पत्नी हूँ। धीरे धीरे राजेश अपनी पत्नी के साथ पूरी तरह घुल मिल जाता है और अपना ज्यादातर समय सुधा के साथ बिताने लगता है और उसकी हर छोटी मोटी जरूरतों का ख्याल भी रखता है। ये देख राजेश के भैया और भाभी बहुत खुश होते हैं। फिर एक दिन राजेश और सुधा बाहर से घूम कर आते हैं। राजेश, सुधा के प्रति तुम अपनी जिम्मेदारी समझो, इसीलिए मैंने तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव किया था। अगर तुम्हें मेरी किसी बात का बुरा लगा हो तो मुझे माफ कर देना। अरे अरे भाभी, ये क्या कह रही हैं? मैं जानता हूँ आप तो मेरे लिए हमेशा अच्छा ही सोचोगी। आखिर आप वर्ल्ड की बेस्ट भाभी जो है। इसे कहते हैं अंत भला तो सब भला। शहर की लुगाई गांव को आई। मधु शहर में रहने वाली पढ़ी लिखी मॉडर्न लड़की है। वो और पवन साथ कॉलेज में पढ़ते थे। धीरे धीरे उन दोनों में प्यार हो गया। पर पवन गांव में रहने वाला एक साधारण सा लड़का है। मधु के पिता हमेशा उसे ये बात कहकर ताना देते हैं।
तुम वहाँ गांव में कैसे एडजस्ट करोगी? शादी करके तुम गांव तो चली जाओगी, पर अपनी सारी मॉडर्न सोच और चीजें यहाँ शहर में ही रख कर जाना। ये सुनकर मधु को बहुत गुस्सा आता है। तो क्या हुआ अगर वो लोग गांव के हैं? मैं वहाँ जाकर उस घर को बिल्कुल शहर की तरह बना दूंगी। शाम होते ही मधु पवन को वीडियो कॉल करती है। अच्छा हुआ तुमने वीडियो कॉल कर लिया। आओ, मैं तुम्हें आज अपनी माँ से मिलाता हूँ। अरे बिट्टू, क्या कर रहा है? ये क्या है? दूर करना इस टुनटुने को। जाने कौन दिख रहा है इसमें तो। अरे माँ, आपकी बहू का वीडियो कॉल है। आप इसमें अपनी बहू से आमने सामने बात कर सकती हैं। नमस्ते माँ जी, कैसी हैं आप? अरे जका, ये बहू ने अपने कानों में क्या लगाया है? जका से झुमके हैं। झुमके नहीं माँ जी, इन्हें ईयरफोन्स कहते हैं। इससे सामने वाले की आवाज और अच्छे से आती है। मैं आपको भी ला कर दूंगी। अरे नहीं नहीं, हमें नहीं ना चाहिए। हमारा कान बिल्कुल ठीक है। हाँ। माँ जी की ये बातें सुनकर मधु को अपने पिता की बातें याद आ जाती है और वो उसी वक्त ये ठान लेती है कि वो अपने ससुराल को एकदम मॉडर्न ससुराल बनाकर रहेगी। कुछ दिन बीत जाते हैं। पवन और मधु की शादी हो चुकी है। आज मधु का अपने ससुराल में पहला दिन है। माँ जी, मैं आपके लिए एक तोहफा लाई हूँ। अरे इतना बड़ा तोहफा! अरे कहाँ लाई है रे इस बड़े से बक्से में? मधु बॉक्स खोलती है। ये क्या है? ये वैक्यूम क्लीनर है। मैंने आपको झाड़ू लगाते हुए देखा तो सोचा अब आपका काम आसान हो जाएगा। अरे वाह बहू वाह, तूने मुझे झाड़ू लगाते हुए देखा तो तू मेरा हाथ से झाड़ू लेकर खुद भी तो लगा सकती थी ना, पर नहीं, तूने तुझे मशीन लाकर मेरे हाथ में दे दी कि यह काम हमेशा मैं ही करूं। ये आजकल की शहरी छोरियां बिल्कुल नहीं बदलेगी। मधु को मन ही मन गुस्सा आता है, पर फिर भी अपना गुस्सा भूलकर मधु माँ जी को वैक्यूम क्लीनर इस्तेमाल करना सिखाती है। अगले दिन मधु सुबह उठती है तो ये आंगन में से कैसी आवाजें आ रही हैं? मधु दौड़ती दौड़ती आंगन में जाती है और देखते ही चौंक जाती है। अरे माँ जी, ये आप क्या कर रही हैं? और वो कहाँ है ना? सुबह मैं जब कुएं से पानी निकाल रही थी तो मेरे कान की बाली उसमें गिर गई थी। तो ये तेरा वैक्यूम ना सारी चीजें अपनी तरफ खींच लेता है ना, तो मेरी बाली भी तो निकाल ही देगा। उसी की कोशिश कर रही हूँ, पर न जाने क्यों अब ये चालू ही नहीं हो रही तेरी मशीन। अब वो चालू होगी भी नहीं। पर अब कुएं में से पानी निकाल क्यों रही थी? अरे कमाल करती हो ना बहू। पीने के लिए पानी क्या तेरे मायके से लाऊं मैं? अरे कुएं से ही तो निकालना पड़ता है। हाँ, पीने के लिए पानी, और वो भी कुएं से। मधु दिमाग लगाती है और थोड़ी ही देर में घर में वाटर प्यूरिफायर लगवा देती है। ये देखिए माँ जी, इसमें बस एक बार पानी भर देंगे तो नल में पानी साफ होकर बाहर आएगा। अरे वाह रे बहू, ये तो बहुत ही बढ़िया चीज है। रात हो जाती है। मधु जैसे ही प्यूरिफायर का नल चालू करती है तो वो अचानक से फट जाता है और सब जगह पानी पानी हो जाता है। अरे ये क्या हुआ? ये क्या हो गया? मैंने तो बस इसमें उबला हुआ पानी डाला था, ये इतनी जल्दी खराब हो गया। अरे ये सारी शहरी चीजें सब ऐसी ही होती है कबूरी। क्या आपने इसमें उबला पानी डाला था? हाँ तो फिर पानी तो तभी साफ होगा ना जब उसे उबालेंगे। ये मशीन का कोई जिन है जो हमने जो बोला वो कर देगी है?
मधु को बहुत गुस्सा आता है। इस तरह तो मेरा अपने ससुराल को मॉडर्न बनाने का सपना अधूरा ही रह जाएगा। नहीं, मैं इस तरह से हार नहीं मान सकती। थोड़े ही दिन में मधु पूरे किचन को मॉड्यूलर किचन में बदल देती है। अरे वाह बहुआ, इतनी सारी अलमारियां। माँ जी मॉड्यूलर किचन देखकर बहुत उत्सुक हो जाती है। ये बक्सा का है। बहू ने शायद गलती से इसे यहाँ रसोई में रख दिया है, पर है तो ये बहुत ही बढ़िया। अगले दिन सुबह और मायरी का हो गया, मैं तो बर्बाद हो गई। मेरी सारी पूंजी जलकर राख हो गई। हे राम, अब मैं क्या करूं? माँ जी की रोने की आवाज सुनकर मधु दौड़ी दौड़ी किचन में आती है और इतना धुआं देखकर घबरा जाती है। ये सब कैसे हुआ माँ जी? ये आग कैसे लगी? ये सब तेरा इस मॉड्यूलर किचन की वजह से हुआ है, और ऊपर से तूने तिजोरी जो रसोई में रख दी थी, मैंने जैसे ही अपने गहने और पैसे इसमें रखे और बाहर से इस ताले को घुमाया, ये तो 5 मिनट में ही आग बबूला होकर फट गया। अरे माँ जी, ये तिजोरी नहीं है, ये तो माइक्रोवेव है। इसमें गहने नहीं रखते, खाना गर्म करने के लिए होता है ये। और ये जो आपने घुमाया ना, ये ताला नहीं है, आपने इसके टेम्परेचर को फुल कर दिया, इसलिए ये फट गया। माँ जी और जोर जोर से रोने लगती है। मधु सर पीट लेती है और कसम खाती है कि अब ससुराल को मॉडर्न बनाने की कोई कोशिश नहीं करेगी। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, आप जैसी हैं वैसी ही ठीक है। मधु को अपने पिता की कही बात याद आ जाती है और मधु वापस घर और किचन को पहले। साथ ही वो अव्वल दर्जे का पेटू भी था। उसकी इस आदत के चलते कोई भी आदमी उसे अपने घर भोज पर नहीं बुलाता था। फिर एक दिन पोपटलाल अपनी बहन के घर जाता है, जो दूसरे शहर में रहती थी। अरे पोपटलाल, बड़े दिनों के बाद तुझे मेरी याद आई? माय डियर बहना, तू तो जानती है मैं अपने कारोबार में कितना व्यस्त रहता हूँ। हाँ, तेरी बात भी सही है। अब आया है तो कुछ दिन ठहर के जाना। अरे दीदी, ये भी कोई कहने की बात है? श्यामा देवी पोपटलाल को रहने के लिए एक कमरा दे देती है। अगली सुबह पोपटलाल जोर जोर से गरारे करना शुरू कर देता है। नकुल की पत्नी नींद से जाग जाती है और घबराकर अपने पति नकुल को जगाती है। अरे उठिए, लगता है हमारे घर में कोई जानवर घुस आया है। कैसी अजीब अजीब आवाजें निकाल रहा है, मुझे तो बड़ा डर लग रहा है। अरे कोई जानवर नहीं है भाग्यवान, पोपटलाल मामा जी हैं, अपना गला साफ कर रहे हैं। इतनी सुबह सुबह? अभी तो सिर्फ 4 बजे हैं। मामा जी इसी तरह से जल्दी उठ जाते हैं। अच्छा, ठीक है। नकुल की पत्नी जैसे ही सोने लगती है, और जल्दी नाश्ता भी करते हैं। क्या मतलब? मुझे अभी उठ के उनके लिए चाय नाश्ता बनाना पड़ेगा? हाँ। अरे मर गई रे, अब मेरा क्या होगा? फिर थोड़ी देर के बाद नकुल की पत्नी मामा जी के लिए चाय नाश्ता बनाने में जुट जाती है। अरे भाई वाह, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। बहू, जो भी बना रही हो फटाफट ले आओ, जोरों की भूख लगी है। हाँ मामा जी, अभी लाती हूँ। देखते ही देखते पोपटलाल सारा नाश्ता चट कर जाता है। बहू, कल से पराठे में देसी घी ज्यादा डालना, आज कुछ मजा नहीं आया। हे भगवान, इसका नाम तो पेटू लाल होना चाहिए था। पूरे 10 लोगों का नाश्ता अकेले हजम करने के बाद भी इन्हें मजा नहीं आया। इस तरह रोज पोपटलाल
सुबह सुबह घर के सभी लोगों को नींद से बेवक्त जगा देता था और हमेशा खाने की उल्टी सीधी फरमाइश करते रहता था। देखते ही देखते गुप्ता परिवार की दिनचर्या अस्त व्यस्त हो जाती है। अरे भाई, खाने का असली मजा तो इस घर में है। अरे माँ, ये पोपटलाल मामा यहाँ और कितने दिन रुकेंगे? ये अकेले इतना खाना खा जाते हैं कि आज राशन वाला मुझसे पूछ रहा था कि अरे भाई, क्या आप लोगों ने घर में हाथी पाल लिया है? अरे बेटा, अब घर के मेहमान को कोई सीधे मुंह कैसे निकाल सकता है? माँ जी, अब बर्दाश्त की इंतहा हो गई है। मैं अकेले इतना काम नहीं कर सकती। आखिर मैं भी इंसान हूँ। मैं कल ही अपने मायके चली जाऊंगी। अरे भाग्यवान, हम सबको मुसीबत में अकेला छोड़कर तुम कहाँ जा रही हो? जरा सब्र करो, मैं कुछ सोचता हूँ। अगले दिन एक डॉक्टर साहब उस घर में आते हैं। अरे नकुल बेटा, ये डॉक्टर यहाँ क्यों आया है? अरे मामा जी, माँ की तबीयत बहुत खराब है। तबीयत तो खराब होगी ही, तुम लोग उल्टा सीधा खाना जो खाते रहते हो। देखो नकुल, मैं तुम्हारा फैमिली डॉक्टर हूँ, इसलिए आज से मैं जो कहूंगा तुम सबको वही खाना रोज खाना पड़ेगा। आजकल कितनी बीमारियां फैल रही हैं, पता भी है तुम्हें? आज से तुम सब सिर्फ सलाद और करेले का जूस पियोगे, समझे? डॉक्टर अंकल, आप ठीक कहते हैं। पोपटलाल घबरा के, अरे क्या खाक ठीक है? भांजे, ये डॉक्टर सीधे सीधे हमें घास फूस खाने के लिए कह रहा है। अरे मैं कहता हूँ, भगा इस डॉक्टर के बच्चे को यहाँ से। अरे मामा जी, डॉक्टर साहब ठीक ही तो कह रहे हैं। इसी बहाने आपका इतना बड़ा पेट जो बाहर निकला हुआ है वो अंदर हो जाएगा। इस तरह गुप्ता परिवार रोज खाने में सिर्फ सलाद खाना शुरू कर देता है। बेचारे पोपटलाल का बुरा हाल हो जाता है। ये लीजिए मामा जी, ताजा ताजा करेले का जूस। अरे नहीं नहीं बहू, मैं मरने से पहले मरना नहीं चाहता। मुझे तुम लोग माफ करो। ये भेड़ बकरी वाली जिंदगी तुम लोगों को मुबारक हो। मैं तो चला यहाँ से। पोपटलाल अगले दिन ही घर छोड़कर चला जाता है। क्यों बेटा नकुल, मेरी अदाकारी कैसी थी? मजा आ गया डॉक्टर। आपने तो बॉलीवुड के कलाकारों को भी मात कर दिया। आपको तो ऑस्कर मिलना चाहिए। बेटा, ये थोड़ा ज्यादा हो गया। अरे आग लगे, ये भी कोई जिंदगी है? सुबह से चिल्लम चिल्ली पुकार सुन के मैं तो तंग आ गई हूँ। अरे वो भी क्या दिन थे जब मैं गांव में रहा करती थी। पहले बड़ी सुखी थी मैं। पहले मेरी जिंदगी क्या थी और अब क्या हो गई है। शहर में तो लोग भेड़ बकरी की तरह जीते हैं। जीने का असली मजा तो गांव में है। क्यों, क्या हुआ माँ जी? आज गांव की बहुत याद आ रही है आपको? अरे हाँ बहू, शहर का जीना भी कोई जीना है? लोगों की आधी जिंदगी तो सड़कों के ट्रैफिक में निकल जाती है और यहाँ रखा ही क्या है। एक बात कहूँ, दिल्ली शहर अब पहले जैसा नहीं रहा। क्या माँ, जब देखो गांव के गुणगान गाती रहती हो। ठीक है, इस बार ना बच्चों के कॉलेज की छुट्टियों में हम सब गांव चलेंगे, ठीक है? हाँ, ये ठीक है। फिर कुछ दिनों के बाद सारा परिवार अपने गांव चला जाता है। अरे वाह, कितनी ताजी और साफ हवा है, कितनी शांति है यहाँ। चल बहू, अब बढ़िया सा खाना बना दे, मजे से आंगन में बैठ के खाएंगे। सुशीला गांव का माहौल देख बड़ी खुश होती है। 2 दिन के बाद गांव की कुछ औरतें सुशीला के घर आती हैं। बड़े दिनों के बाद गांव आई है सुशीला। हमें तो लगा कि तू शहर जाके गांव को भूल गई। और बतिया, तेरी बहू कैसी है? जरा मिलवा तो उससे। अरे मेरी बहू तो लाखों में एक है। बड़ी किस्मत वाली हूँ मैं
जो मुझे जानकी जैसी बहू मिली है। हमेशा मेरी सेवा में लगी रहती है और आज तक कभी पलटकर जवाब नहीं दिया उसने। सुशीला की बातें सुनकर सभी औरतें हंसने लगती है। अरे कुछ भी बोले जा रही है। तबीयत तो ठीक है? तेरी बहू चांद से आई है क्या? क्यों बहनों, दुनिया की कोई भी बहू अच्छी होती है क्या? सब औरतें ममता की हाँ में हाँ मिलाती हैं। अरे मैं तो कहती हूँ दुनिया की हर बहू सास का खून चूसने वाली डायन होती है, डायन। मैं तो एक बिल में 1000 सांप के साथ रह सकती हूँ, लेकिन अपनी बहू के साथ नहीं रह सकती। हाँ, तूने सही कहा। मेरी बहू तो तेरी बहू से भी 2 कदम आगे है। सब औरतों की बातें सुनकर ममता मन ही मन बड़बड़ाती है। अरे ये गांव सुधर गया, लेकिन औरतें नहीं सुधरी। अगर थोड़ी देर और इनकी बेवकूफी भरी बातें सुनूंगी तो मैं सच में पागल हो जाऊंगी। फिर सुशीला उन औरतों को घर से दफा कर देती है और राहत की सांस लेती है। अरे बहू, जरा बाम लाके मेरे सर पर तो लगा दे। उन औरतों की फालतू बातें सुनकर मेरा सर चकरा गया है। इस गांव की औरतों का तो भगवान ही मालिक है। फिर अगले दिन सुशीला की सास उससे कहती है, अरे बहू, तू यहाँ क्या आराम फरमाने आई है? आखिर ये तेरा ससुराल है। चल चल, घर के कामों में हाथ बटा। शहर में कुछ काम धाम तो करती नहीं है। जरा अपने आप को तो देख, कितनी मोटी हो गई है। सारा दिन घर का काम करने के बाद शाम को सुशीला, हाय मेरी कमर, हाय मेरे पैरों ने तो जवाब दे दिया। आज तो मुझसे मक्खी भी न मारी जाएगी। अरे बहू, जरा आकर मेरे हाथ पैर तो दबा दे। जी माँ जी, अभी आती हूँ। तभी सुशीला की सास जानकी को रोकते हुए कहती है, अरे रुक जा बहू, एक दिन काम करके इसको इसकी नानी याद आ गई। हम लोग तो रोज इतना काम करते हैं, कोई जरूरत नहीं इसके हाथ पैर दबाने की। सुबह तक सब ठीक हो जाएगा। सुशीला अपनी सास की बातें सुनकर हैरान रह जाती है। इस तरह धीरे धीरे गांव आने के बाद सुशीला की परेशानी शुरू हो जाती है। फिर एक दिन, अरे आज तो मैं कपिल शर्मा देखूंगी, क्योंकि आज संडे है। सुशीला जैसे ही टीवी ऑन करती है तभी बिजली कट जाती है। अरे सत्यानाश, इस बिजली को भी अभी जाना था। इतने दिनों से मैं टीवी सीरियल देख नहीं पाई। हमारा देश इतनी तरक्की कर रहा है, अरे पता नहीं ये गांव कब सुधरेगा। अरे अब तो 2 दिनों के लिए बिजली को भूल जा, ये तो यहाँ रोज की बात है। अब इस अंधेरे में रहने की आदत डाल ले। हाँ। हे भगवान, अब क्या होगा? ऊपर से इन मच्छरों ने जीना हराम कर रखा है। दूसरी तरफ घर के काम कर करके और बिना किसी सुविधा के सुशीला तंग आ जाती है और उसे शहरी जीवन याद आने लगता है। क्यों माँ, मजा आ रहा है ना? अरे आपने ऐसी सूरत क्यों बना रखी है? मुस्कुराइए, अब हम गांव में हैं। मोहन के साथ जानकी भी अपनी सास की खिंचाई करती है। हाँ हाँ माँ जी, आप ही तो यहाँ की बड़ी तारीफ कर रही थी। फिर अभी तो कुछ ही दिन बीते हैं, वैसे भी अब तो आप। शादी का लड्डू। एक बहुत ही कंजर्वेटिव फैमिली से ताल्लुक रखने वाली शिखा को लड़के वाले देखने आने वाले होते हैं। पता है शिखा, ये लड़का बहुत ही अच्छा है। अगर ये हाँ बोल देना तो सोच की बन गई तेरी किस्मत। वाह जी वाह, लड़के ने हाँ कर दी तो किस्मत, और ना कर दी तो जाने दोगी ना दोस्तों के साथ ऋषिकेश? बोलो माँ। अरे कुछ तो शर्म कर लड़की, जब देखो तब घूमना। अरे तेरी उम्र में तो मेरे बच्चे हो गए थे,
तभी अभी अपने परिवार के साथ आ जाता है। वो शिखा की ओर देखता ही नहीं है, जबकि शिखा उसे घूर रही होती है। अरे शिखा, अभी को घर दिखाओ। अरे नहीं नहीं आंटी। अरे जाओ ना, घर देख कर आओ, शिखा से बात भी कर लेना और समझ भी लो एक दूसरे को। शिखा, जिसे पहले भी कई लड़के देख कर जा चुके थे, उसके लिए ये बड़ी बात नहीं थी। ये टेरेस है, यहाँ से शहर का सबसे अच्छा व्यू दिखता है। मुझे व्यू देखने का बड़ा शौक है। देखो, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। शिखा अभी की तरफ देखने लगती है। अब मैं किसी और से प्यार करता हूँ। माँ नहीं मान रही है, इसलिए रोज एक लड़की दिखाने ले जाती है। देखो, तुम मना कर देना। हेलो मिस्टर आशिक, मैं क्यों मना कर दूं? तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम मना कर दो। और हाँ, थोड़ा जल्दी कर देना, कल मुझे दोस्तों के साथ जाना है कहीं। देखो, मैं मना करूँगा तो माँ को शक हो जाएगा। अरे तो मैं क्या करूं? फुकट में टाइम खराब कर दिया। दोनों नीचे आते हैं, जहाँ अभी का मुंह लटका होता है। हाँ बेटा, कैसा लगा घर? माँ, मुझे अभी पसंद नहीं है, मैं इससे शादी नहीं कर सकती हूँ। अरे कैसी बात कर रही हो बेटी? वो ठीक कह रही है आंटी, मैं भी इससे शादी नहीं कर सकता। सभी चले जाते हैं। माँ, उसका कहीं और प्यार व्यार चल रहा था, बोला तुम मना कर दो तो मैंने मना कर दिया। झूठ बोल रही है तू, मुझे तो लगता है कि तेरा ही कहीं। तौबा तौबा माँ, कैसी बात कर रही हो? अब जल्दी से मैं चली पैकिंग करने। वहीं अभी के घर उसकी माँ। देखा, उस लड़की ने खुद ही मना कर दिया। अरे मेरी तो किस्मत ही खराब है, जिस लड़की के पीछे तू लगा है वो जानता भी है कैसी है। बेटा, वो तेरे साथ तेरे पैसों के लिए है सिर्फ, क्यों समझ नहीं रहा? शिखा जैसी लड़कियां जिस घर की बहू बनेगी, उजाला करेगी घर में। लेकिन माँ, रिमी भी अच्छी लड़की है, एक बार मेरे कहने पर मिल तो लो उससे। ले आना कल। अभी खुश हो जाता है और अगले दिन रिमी को लेकर माँ के पास पहुँचता है। पता है रिमी, कल माँ फिर एक लड़की को दिखाने ले गई थी। मैंने तो उस लड़की से साफ कह दिया कि मैं किसी और से प्यार करता हूँ। तुम्हारी माँ की उम्र हो रही है, लेकिन समझ नहीं आता, ना खुद चैन लेगी ना लेने देगी। तभी वहाँ माँ आ जाती है। किसके चैन की बात कर रही हो रिमी? अभी मुझे जरा पानी ला दोगी प्लीज? मैं तब तक आंटी से बात करती हूँ। ओके ठीक है माँ, प्लीज रिमी को समझने की कोशिश करना। एंड रिमी, बी स्वीट एज यू आर। अभी चला जाता है, लेकिन फिर वो किसी काम से वापस माँ के पास आता है, जहाँ उसके कान में रिमी की आवाज पड़ती है। देख बुढ़िया, तुझे सास बनवाने का मुझे कोई शौक नहीं है, लेकिन करो क्या, तेरे बेटे से मोटी पार्टी को समझ में नहीं आ रही है। तभी वहाँ अभी आ जाता है। ये कैसे बात कर रही है तू मेरी माँ से? चिल्लाओ मत, मैं किसी की ऊंची आवाज नहीं सुन सकती। माँ, आप इस लड़की के बारे में सच बोल रही थी, निकल जाओ मेरे घर से। रिमी के जाने के बाद माँ, मैं इसे बहुत अच्छी लड़की समझता था, लेकिन कोई बात नहीं बेटा, परेशान ना हो, तू जा कहीं घूम कर आ। अब क्या, एक और शिखा निकली ऋषिकेश के लिए, तो अभी भी वहीं आ जाता है और दोनों का आमना सामना हो जाता है। अरे तुम यहाँ, क्या बात है? कहाँ है तुम्हारी वो दोस्त? अब वो तो वही है, मैं तो बस अकेला ही आ गया। ओह, तो तुम हमारे ग्रुप के साथ आ जाओ ना, अगर तुम्हारी वाली को बुरा ना लगे तो। अभी को अब शिखा के मुंह से ये बात पसंद तो नहीं आती है, लेकिन बेचारा कहता भी तो क्या। हाँ, अब क्या, शिखा के साथ बिताए 2 दिन में ही अभी को उससे प्यार हो जाता है। तुम कितना रसीला गाना गाती हो। शादी में आई चुड़ैल। पन्नपुर नाम के एक गांव में शादी चल रही होती है। वाह, मजा आ गया फूफा जी, शादी में क्या खाना बना है, बाराती तो उंगलियां चाटते रह जाएंगे। हाँ, तुमने सही कहा, पनीर की सब्जी का तो कोई जवाब ही नहीं। दूसरी तरफ पंडित जी फेरों की तैयारी कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ एक चुड़ैल आ जाती है। अरे मर गया रे, ये चुड़ैल यहाँ क्या कर रही है? अरे दिवाकर जी, ये आपकी कौन सी रिश्तेदार है? अरे मुझे क्या पता, क्या भाग्यवान, कहीं ये तुम्हारे मायके से तो नहीं आई है।
तुम लोगों की इस गांव में बारात लाने की हिम्मत कैसे हुई? मेरे रहते इस गांव में किसी की शादी नहीं हो सकती। अब तुम लोग देखो मैं क्या करती हूँ। अरे मर गया रे, मैंने सुना है ये जबान की पक्की है। भागो रे भागो, वरना ये चुड़ैल किसी को नहीं छोड़ेगी। हाँ, तुम सही कहते हो मोहन भाई, यहाँ से भाग लेने में ही हम सबकी भलाई है। देखते ही देखते शादी के मंडप में भगदड़ मच जाती है और चुड़ैल सब कुछ उजाड़ कर रख देती है। फिर एक दिन मोहन की शादी तय हो जाती है। अरे भाई, अगले हफ्ते मेरी शादी तय हो गई है, लेकिन इस चुड़ैल की दहशत के मारे तो मेरे हाथ पैर कांप रहे हैं। अरे मोहन, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? तुम अपने साथ साथ हम सब गांव वालों को भी बलि का बकरा बनाना चाहते हो? उस चुड़ैल के रहते तुमने अपनी शादी के बारे में सोच भी कैसे लिया? देखो गोपाल, डर तो मुझे भी लग रहा है, लेकिन उस चुड़ैल के डर से मैं जिंदगी भर कुंवारा तो नहीं रह सकता। तभी वहाँ मोहन के होने वाले ससुर आ जाते हैं। अरे ससुर जी आप? देखो, अब तक मैं तुम्हारा ससुर बना नहीं हूँ और शायद बनूंगा भी नहीं। ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने तो शादी का कोड भी सिलवा लिया है। मैं अपनी बेटी की शादी किसी अच्छे गांव में कराना चाहता हूँ। तुम्हारा गांव तो भूतिया गांव है। मैं तो क्या, अब तो कोई भी अपनी लड़की इस गांव वालों को नहीं देगा। इस तरह चुड़ैल के डर से उस गांव में किसी की भी शादी नहीं हो पाती। फिर एक दिन गांव के जमींदार अपनी बेटी की शादी करने का विचार करते हैं, लेकिन चुड़ैल के डर से उनकी भी हिम्मत जवाब दे देती है। अगर मेरी बेटी की शादी तय समय से नहीं हुई तो मेरी नाक कट जाएगी। मुझे कुछ करना ही होगा। एक सलाहकार के कहने पर जमींदार काशी से एक बहुत ही नामी तांत्रिक को अपने घर बुलवाते हैं, जो भूत चुड़ैल को पकड़ने में माहिर माना जाता था। जमींदार साहब, आप चिंता मत करिए। इस गांव की सीमा में प्रवेश करते ही मुझे उस चुड़ैल के बारे में सब पता चल गया था। आप उसे जल्दी से जल्दी कैद कर लीजिए ताकि मैं अपनी बेटी की शादी कर सकूं। जब वो चुड़ैल एक इंसान थी, तब ठीक उसकी शादी करने वाले दिन ही उसकी और उसके होने वाले पति की एक दुर्घटना में मौत हो गई थी। उसका होने वाला पति आज भी भूत बनकर जंगल में भटकता है। इसलिए जब तक चुड़ैल की शादी नहीं हो जाएगी, वो किसी और की भी शादी नहीं होने देगी। ये आप क्या कह रहे हैं? अगर वो भूत भी हमारे गांव में आ गया तब हमारा क्या होगा? ये आदमी बीच में बहुत बोलता है, इसे बाहर निकालो। उसके बाद तांत्रिक बताते हैं कि अगर उस भूत के साथ चुड़ैल की शादी करा दी जाए तो वो चुड़ैल हमेशा हमेशा के लिए उस गांव को छोड़कर चली जाएगी। जमींदार साहब, आप अपनी बेटी की शादी की तैयारी शुरू कर दीजिए। मैं कुछ गांव वालों को अपने साथ लेकर उस भूत को ढूंढने जंगल की ओर जाता हूँ। इस तरह जमींदार निश्चित होकर अपनी बेटी की शादी करवाने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ चुड़ैल आ जाती है। मैंने तुम गांव वालों को समझाया था ना कि इस गांव में कभी कोई शादी नहीं करेगा। लगता है तुम लोग मुझे हल्के में ले रहे हो। चुड़ैल जमींदार की बेटी को उठा लेती है। अब देखती हूँ बिना दुल्हन के तुम लोग शादी कैसे करोगे। मैं इसे अपने साथ ले जा रही हूँ। छोड़ मुझे, पिताजी, मुझे बचाइए। अरे, कोई मेरी बेटी को बचाओ। तभी तांत्रिक उस भूत को लेकर वहाँ पहुँचता है। अरे भाग्यवान, रुको, इन मासूमों को परेशान मत करो। मैं आ गया हूँ, अब तुम मेरे साथ चलो। चुड़ैल बहुत खुश हो जाती है। आप आ गए, चलिए अब हम मंदिर में चलकर शादी कर लेते हैं। अरे 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 अरे, ये क्या कह रही हो? मंदिर में जाके दोबारा मरना है क्या? चलो, आज से हम जंगल में रहेंगे।
चुड़ैल चली गई, अब मेरी शादी हो जाएगी। इस तरह सभी गांव वाले खुशी से झूमने लगते हैं।